नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं अन्वय नायक का जो केस था उसको खोला गया और उसमें किस तरह से अर्णव गोस्वामी को अंदर घसीटा गया और उनकी मंशा ये थी कि इस सुसाइड केस में अर्णव गोस्वामी को बिल्कुल अंदर कर देना है, उसको तमाम प्रकार की धारा लगा के उसको बाहर आने की जो पूरी की पूरी रास्ते ख़त्म कर रहे थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद जो है फिर उनको बाहर उसको रिहा करना पड़ा और आज अर्णव गोस्वामी ने हाई कोर्ट में अपील दायर करी कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और मुंबई मामलों के और पूरा महाराष्ट्र में जो है इस पूरे प्रकरण में जो है बारीकी से जो नज़र रखे हुए हैं और उनका अपना अध्ययन है श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दोबारा बताइएगा आप किस तरह से जो है ये घटनाक्रम आ रहा है। आज फिर अर्णव गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील लगाई है कि अन्वय नायक का जो केस है उसकी सीबीआई जांच हो। देखिए, अर्णव गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार और महाविकास अघाड़ी सरकार कहूँ मैं, जो उसमें पालघर के मुद्दे से लेकर सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की जो रिपोर्टिंग की रिपब्लिक ने, उससे जब महाराष्ट्र सरकार से पूछा गया सवाल था तो उससे वो चिढ़ गए और इतना चिढ़ गए कि अर्णव गोस्वामी को सीधा सीधा उनके मंत्रियों ने धमकी तक दे दी कि अब हम देखते हैं कि ये चैनल कैसे चलेगा। और धमकी को ये स्टिंग किया गया, सारे देश ने देखा उसको। लेकिन इनको शर्म नहीं आई कि आपकी पोल खुल गई है, आप एक चैनल के पीछे पड़े हैं और एक पत्रकार को धमका रहे हैं। उसके बजाय साजिश पे साजिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उसके साथ पुलिस भी मिली हुई है और हमने देखा कि किस तरह से फर्जी टीआरपी के केस में उसको फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन फर्जी टीआरपी केस में भी फंसा नहीं पाए क्योंकि अर्णव गोस्वामी के पास हंसा रिसर्च की रिपोर्ट के जो ओरिजिनल उनकी एप्लीकेशन थी उसकी कॉपी आ गई थी, उसके कारण वो बच पाया। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। लेकिन अब आप देखें कि जिस तरह से अन्वय नायक की आत्महत्या को केस जो क्लोज हो चुका, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने लगाई कि इसमें अर्णव गोस्वामी का कोई हाथ नहीं है, वो व्यक्तिगत कारण से, घरेलू झगड़ों के कारण से उसने आत्महत्या की है। अब उसको दोबारा खोलना ये दिखाता है कि महाराष्ट्र की सरकार किसी ना किसी तरीके से अर्णव गोस्वामी को जेल में डालना चाहती है, उसके चैनल को बंद करना चाहती है। और आपने जैसा बताया कि जेल में तो डाल ही दिया था। अब आप देखिए, एक केस क्लोज हो चुका, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसकी पत्नी से दोबारा एप्लीकेशन ले ली। बाद में सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल भी हुई कि शरद पवार जी के साथ अन्वय नायक की पत्नी के फोटोज़ वायरल हुए कि इनकी निकटता है। तो लग रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के कहने पर ही ये रीओपन करने की एप्लीकेशन उस परिवार ने दी है। हम उस पचड़े में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब एक क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो आप दोबारा से उसकी अगर जांच कराते हो तो फिर सीबीआई से जांच कराओ, क्योंकि यह निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब आपकी पुलिस मिली हुई है। सरकार की मंशा पर सवाल है, सरकार फंसाने को ओपन बोल चुकी है। सीधा सीधा चैलेंज है कि देखते हैं कैसे ये जिंदा रहता है, ये तो सुसाइड कर लेगा। तो इसका मतलब तो अर्णव गोस्वामी को मारने की प्लानिंग है, चाहे वो आत्महत्या करने के लिए टॉर्चर करने की प्लानिंग है और रिपब्लिक चैनल को बंद करने की साजिश है। ऐसे में किसी सरकार से और उसके मातहत काम करने वाली पुलिस से कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि ईमानदारी से निष्पक्ष जांच कोई पुलिस कर सकती है। और इसलिए हमने देखा फर्जी टीआरपी केस में किस तरह से पुलिस कमिश्नर मुंबई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह से जिस चैनल का नाम ही नहीं है उसको दोषी बता दिया और जिस इंडिया टुडे ग्रुप का नाम था उसका नाम नहीं लिया। ये बता रहा है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार सब मिले हुए हैं। और इसलिए ये अर्णव गोस्वामी को जेल से राहत देने का काम भी अगर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद हुआ है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ना गए होते तो शायद आज भी अर्णव गोस्वामी जेल में होते। और इसीलिए बार बार परेशान किया जा रहा है। फिर से गृह मंत्री उनके धमकी भरे मोड में अर्णव गोस्वामी को फिर से धमका रहे हैं कि हम देख लेंगे, हम फिर से कुछ कर देंगे। बार बार जब ये गृह मंत्री धमकी दे रहा हो तो पुलिस कैसे काम करेगी, आप सोच सकते हैं। और इसलिए अर्णव गोस्वामी के पास और कोई चारा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब जमानत दी थी उसी टाइम कहा था कि आपको हम कुछ समय दे रहे हैं, इस समय में आप उस एफआईआर के रद्द करने के बारे में भी सोचिए। ये मुंबई की हाई कोर्ट को कहा था।
लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अर्नब गोस्वामी ने एक एप्लीकेशन लगाई कि यदि आप जांच ही करना चाहते हो तो शौक से आप जांच करिए, जब मैं दोषी ही नहीं हूं तो मुझे डर किस बात का। लेकिन एक ऐसी एजेंसी से जांच कराइए जो निष्पक्ष हो। मुंबई की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सरकार के दबाव में है, वो किसी ना किसी का पक्ष ले रही है, और इसलिए मुंबई की पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरे बारे में निष्पक्ष जांच कर पाएगी। और इसलिए जो ये अर्नब गोस्वामी है, उन्होंने एप्लीकेशन लगाकर ये कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि सीबीआई एक हमारे देश में विश्वसनीय जांच एजेंसी है और वो केंद्र के अधीन काम करती है। ये माना जाता है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी अच्छे से हो पाएगा। और एक बात सोशल मीडिया के जरिए भी हमने देखा है कि उस अन्वय नाइक और उसकी मां की सुसाइड मिस्ट्री में भी एक पेच फंसा हुआ है कि उन दोनों ने आत्महत्या एक साथ कैसे करी। क्या उसके पीछे कोई तीसरा व्यक्ति था जिसको उन दोनों की मौत से लाभ मिलना था? ऐसे कौन लोग थे? क्या उसकी पत्नी थी जिसको लाभ मिलना था, या कोई और भी अन्य था? ये कौन था? ये मिस्ट्री अभी मिस्ट्री है और ये तब तक खुलासा नहीं होगी जब तक इसकी निष्पक्ष जांच उच्च स्तरीय लेवल पर नहीं होगी। और इसलिए भी सीबीआई का दखल देना जरूरी है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो पता चलेगा कि अन्वय नाइक और उसकी मां की आत्महत्या के पीछे कौन शख्स थे, कौन लोग थे, कोई नेता थे कि नहीं थे, या कोई थर्ड पार्टी भी कोई ऐसी थी जो कहीं घालमेल कर रही थी और अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कहीं साजिश तो नहीं थी, क्योंकि केस उस समय भी चला था, जांच के लिए इंक्वायरी पूरी हुई थी। वो बात अलग है कि उसमें उस समय क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई, लेकिन जब दोबारा खोला है तो साजिश करता तो वही जिंदा होगा, फिर साजिश करेगा। और इसलिए अर्नब गोस्वामी का हाई कोर्ट जाना यह दिखा रहा है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर न्यायपालिका का भरोसा लोगों के साथ ना हो, वो शक्ति लोगों के साथ ना हो, तो शायद महाराष्ट्र में लोगों को न्याय मिलना इस समय मुश्किल है। इसलिए आम जनता का सरकार और वहां की पुलिस से, न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। आपको एक केस और बता दूं कि वहां जो है ये पालघर के साधुओं को लेकर एक महिला है सुनैना होले, उसने ट्वीट कर दिया और उसने ट्वीट करते हुए सरकार पर सवाल उठाए कि सरकार जो है पालघर के मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रही है, वो उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है। और उसको सरकार के विरुद्ध बयानबाजी करने के, सोशल मीडिया पर सरकार के विरुद्ध कार्रवाई मतलब ट्वीट करने के कारण ही उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया, उस पर केस फाइल हुआ और उसके बाद आप समझिए कि उसको कोर्ट जाना पड़ा। निचली अदालत से उसको राहत नहीं मिली, वो हाई कोर्ट गई और वहां की कोर्ट में उनके जो अधिवक्ता हैं चंद्रचूड़, उन्होंने वो केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि आप देखिए कि ये जो मेरा मुवक्किल है, इन्होंने एक सरकार के बारे में ट्वीट किया, तो ट्वीट कर दिया, सवाल पूछ लिया, तो क्या ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया? इसको कई सारी धाराओं में वो एफआईआर दर्ज करके केस कर रहे हैं, जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने ही लोगों पे केस कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने कि साहब आपने शिवसेना के बारे में क्यों बोल दिया, आपने जो है सवाल क्यों पूछ लिया। तो इस पर बहुत गंभीर टिप्पणी मुंबई की हाई कोर्ट के बेंच ने की है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक, इन दोनों की खंडपीठ ने आज बहुत तल्ख टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि आप किस किस को जेल में डालोगे। आप सवाल अगर सरकार से कोई पूछ रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी व्यक्ति सरकार से सवाल पूछ सकता है। तो आप लोगों की जबान बंद करने के लिए उनको जेल में डालने का काम कर रहे हो, तो कितने लोगों को जेल में डालोगे? ये न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एसएस कर्णिके की खंडपीठ ने सरकार से पूछा। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चपत है कि वो जितने लोगों को आज तक, पत्रकारों को भी जेल में डाल चुके हैं, कई पत्रकार अभी भी जेल में हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। केवल उनका दोष इतना था कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा या महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया। वो कहते हैं साहब आपने अपमान कर दिया। अर्नब गोस्वामी का भी गुनाह यही है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को ठाकरे कह दिया था, हे उद्धव कभी कह दिया था, तो कहा कि आपने जी क्यों नहीं लगाया। तो जी नहीं लगाने के कारण उनके ऊपर केस कर दिया था। आप देख रहे होंगे रिपब्लिक पर जब भी प्रोग्राम वो करते हैं, अब बड़ा जी को लंबा खींच के कहते हैं उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि उनके ऊपर केस हो गया। तो अब एक बात बताइए, जो अपने
मान के लिए, अपना इसी में जी ना लगाने के कारण वो कह रहा है कि मेरा अपमान हो गया और मानहानि का केस कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सरकार को क्या कहोगे? बहुत ही संवेदनहीनता है। और अब न्यायपालिका पे ही भरोसा है कि न्यायपालिका ही लोगों को न्याय देगी। उसमें चाहे अर्नब गोस्वामी हैं, चाहे वहां के आम नागरिक हैं, चाहे वहां के लोकल पत्रकार हैं, और देश में कई जगह हमने देखा कि हरियाणा से भी उठा करके ले गई मुंबई की पुलिस। तो जो सरकार से सवाल पूछता है उसको वो उठा के ले जाते हैं। सीधा सीधा वहां का पुलिस प्रशासन सरकार की चापलूसी में लगा है कि साहब आपको कोई कैसे कुछ कर देगा, हम देखो उसे सबक सिखाते हैं। तो अर्नब गोस्वामी से भी पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं है। वो सीधे सीधे कमिश्नर से और सरकार से भी सवाल अर्नब गोस्वामी पूछ चुके हैं कि भाई मेरी आपसे क्या लड़ाई है, मेरी आपसे क्या दुश्मनी है, मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक चैनल चला रहा हूं, मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं, आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो? मेरा धर्म है सवाल पूछना, तो आप सवाल नहीं पूछने दोगे? तो वो सवाल तो पूछेगा। हर पत्रकार का ये धर्म है। आप भी पत्रकार हैं, आपका चैनल इस काम को कर रहा है, यदि कोई कल को इसके खिलाफ आपत्ति करने लगे, ये तो गलत है ना। तो मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर भी लोग सवाल उठाते हैं, वो तो हर एक आदमी पे केस नहीं करते। को अब देखिए कितनी कितनी बातें चलती हैं। तो ये सरकार की तरफ के जो है, ये सरकार के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि लोगों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है राहत के लिए। होना तो ये चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार को जनता का खुद ही ख्याल रखना चाहिए, और कोई अगर पूछ रहा है तो उसका उत्तर शालीनता से दें, इसमें चिढ़ने की बात नहीं है। तो अर्नब गोस्वामी की एप्लीकेशन पे मुझे लगता है कि सीबीआई को यह केस ट्रांसफर हो जाएगा, तो अन्वय नाइक और उसकी मां की जो आत्महत्या मिस्ट्री है वो भी फिर सुलझ सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आप।